दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपन अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर इसके पहले भी मैं अपना एक मोटिवेशनल वीडियो रख चुका हूं, जिसमें हमने पूरे विस्तार के साथ यह बतलाया कि मैं एक छोटे से गांव से उठकर यहाँ तक की यात्रा कैसे तय किया। तो उस वीडियो में सिर्फ मेरी आवाज़ थी, वो मैंने ही अपने ही आवाज़ में शूट किया था। दोस्तों, आज जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं हूबहू मेल खा रहा होगा, ठीक ना। तो आज रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप इसी नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के कंटेंट देख सकते हैं, इसी नाम से हमारे फेसबुक फ्रेंड बन सकते हैं, लगभग इसी नाम से आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। दोस्तों, बीच में जो लोगो है रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, उसके दोनों साइड 2 एकेडमी का नंबर है। इस 2 को अलग अलग एकेडमी नहीं समझिएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये एक ही एकेडमी है। दरअसल हमने 2 अलग अलग नंबर इसलिए रखा कि दोस्तों, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जो मेरी जो पूरी की पूरी कैरियर है, वो 2 अलग अलग भाषाई राज्यों में है बटा हुआ। मैं अपने जीवन के 12 साल दिल्ली में बिताया, जिसके कारण हिंदी भाषी राज्यों में भी हमारा प्रभाव है, और मैं 17 वर्षों से गुजरात में भी क्लास ले रहा हूं, इसीलिए मुझे गुजरात के बच्चे भी जानते हैं। तो इधर जो आप नंबर देख रहे हैं, भारत एकेडमी, मोबाइल नंबर 9081999967, ये हमने गुजरात के गुजराती मीडियम या गुजरात के बच्चों के लिए रखा है, जिनको कि गुजराती में कोई इंक्वायरी लेना हो। और इधर विश्वास एजुकेशन मोबाइल नंबर है 6355391928। इस पर हमने हिंदी भाषी राज्यों के लड़कों का इंक्वायरी अटेंड करने के लिए ये नंबर है। ये नंबर से आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मतलब कि यह चैनल रजनीश तोमर सर, जो बच्चे यूपीएससी ट्रैक करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, उनके मदद के लिए तैयार किया गया है। और इसमें सहयोग भारत एकेडमी का भी है, जो हमें पूरी तरह से ये डिजिटल जितना भी है प्लेटफॉर्म, ये पूरी की पूरी हमें मदद कर रहे हैं। और रजनीश तोमर सर उसमें एक शिक्षक भी हैं। तो भारत एकेडमी का भी नंबर आपके पास है, वो गुजरात के बच्चे जो गुजराती में करना चाहते हैं इंक्वायरी। और विश्वास, वो मैं अपनी संस्था जिसमें स्थापित किया था, वो संस्था है। तो उस नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है। अब आज हम वायदे के हिसाब से, कल जो मैं आपके साथ मोटिवेशनल वीडियो में जो वादा किया था कि हफ्ते में एक करंट का लेक्चर मैं जरूर लूंगा, तो उसी वादे के साथ आज मैं दोस्तों आपके सामने हाजिर हुआ हूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इस एक करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को आज मैं आपके सामने डील करूंगा, और इसी प्रकार से सप्ताह में एक जो है कोई करंट का विषय आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो मेरे विषय हैं, जो मैं विषय और पढ़ाता हूं, इतिहास, संविधान
भूगोल और विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी। ये विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी ही है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं। उन विषयों से संबंधित भी लेक्चर्स आपको मेरे इस YouTube चैनल पर मिलेंगे, किंतु यह YouTube चैनल विशुद्ध यूपीएससी के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है दोस्तों। और उसके साथ जो आजकल विभिन्न राज्यों में क्लास 1-2 की परीक्षा होती है, जीपीएससी एग्जाम लेती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां तक का मुझे अनुभव है वहां के क्लास 1-2 के एग्जाम का लेवल को हमने कवर किया है, उसके नीचे को हमने इसमें नहीं रखा है। तो यह चैनल विशुद्ध हिंदी भाषा में आपको मेरा लेक्चर मिलेगा, पीछे पीपीटी भी हिंदी में ही रहेगा, और इसी नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको मटेरियल से लेकर के सभी सूचनाएं हिंदी में मिला करेंगी। तो ये हमने हिंदी में एक चैनल तैयार किया है। अभी तक एक विश्वास एजुकेशन का चैनल अलग है, भारत एकेडमी का अपना चैनल अलग है, उसमें हम भी आते हैं लेक्चर लेने। तो उसमें भारत एकेडमी में विशुद्ध मैं गुजराती में लेक्चर लेता हूं, जिसमें पीपीटी गुजराती में होता है, और विश्वास में मिक्स हो जाता है, कभी हिंदी भी होता है, कभी गुजराती भी होता है। इन सब कारणों से आज मैंने इस चैनल को स्थापना करने के पहले मैंने निर्णय लिया कि ये व्यक्तिगत मेरे नाम का चैनल होगा, इसकी सभी गतिविधियां मैं संचालित करूंगा, और रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर इसीलिए रखा गया है। और अगर इन फ्यूचर किसी दूसरे विषय जिसका मैं क्लास नहीं लेता हूं, यदि किसी फैकल्टी का सहयोग लेना होगा तो वह भी हिंदी में ही होगा दोस्तों। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को पढ़ने से आईएएस का एग्जाम हो या विभिन्न राज्य सिविल सेवा परीक्षा, कौन सा टॉपिक कवर करेगा। तो आप सभी जानते हैं कि परीक्षा 2 चरणों में होती है। एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, हेतुलक्षी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जिसको हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। तो पहले देखें कि ये टॉपिक में प्रारंभिक परीक्षा में कौन से टॉपिक को कवर करेगा। तो ये आईएएस एवं अन्य राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था से भी ये रिलेटेड हो सकता है, या विज्ञान और टेक्नोलॉजी खंड से ये रिलेटेड होगा, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को मिला भी सकता है इसके प्रश्नों को। इन 2 खंडों को ये टच करेगा दोस्तों। उसके बाद जब हम मेंस के बारे में सोचेंगे तो आईएएस एवं अन्य राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में ये ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को टच करेगा। अब अलग अलग राज्यों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग पेपर में है, कहीं पेपर 2 है, कहीं पेपर 3 है, लेकिन आईएएस में फिक्स है कि ये पेपर 3 के खंड को टच करेगा। अब इस टॉपिक को जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन से एरिया को ये कवर करेगा। तो हमारा जो सिलेबस लिखा हुआ है विज्ञान एवं तकनीक का विकास एवं अनुप्रयोग, वहां ये करेगा। उपलब्धियां, भारतीयों के दैनिक जीवन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पड़ने वाले प्रभाव, यानी विज्ञान एवं तकनीक की उपलब्धियां और भारतीयों के दैनिक जीवन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पड़ने वाले प्रभाव, इस पर करेगा बस। और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन में अगर हमारा नंबर बढ़ेगा तो हम कुछ इनोवेट किए होंगे, तो हम जब अपना इनोवेट करेंगे तो प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण तथा नई टेक्नोलॉजी का विकास, इन चैप्टर को जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 पढ़ेंगे तो वो करंट के मुद्दे पर टच करेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ें। अब आते हैं टॉपिक पर कि आखिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने का मुख्य कारण, की मुख्य तो नहीं, कितने कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण क्या है कि 2 सितंबर 2020 को
वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक का 13वां संस्करण जारी हुआ। हम समस्या में यहीं पे आ जाते हैं दोस्तों कि अगर 13वां हुआ तो यानी 2007 से इसकी शुरुआत हुई होगी। तुरंत दिमाग में सेट करना है, हर चीज लिखाना संभव नहीं है। एक कारण यह हुआ कि अभी जो है मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये 10 तारीख है और कल 11 को आपको ये दिखेगा। तो 10 तारीख के दिन और 2 तारीख को ये जो है आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इतना करंट घटना होने के कारण ये चर्चा में है, पहला, और ये उसका 13वां एडिशन था। दूसरा चर्चा में होने का कारण क्या है कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में 52वें पायदान पे था, उससे 4 पायदान आगे आ गया, यानी ये हमारे लिए आशाजनक चीज है, और हम 48वें पायदान पे आ गए। यानी विश्व के ग्लोबल इनोवेशन के इंडेक्स में शीर्ष 50 देशों में हम शामिल हो गए। ये जो है दूसरा और तीसरा कारण है जिससे कि यह चर्चा में रहा दोस्तों। अब दोस्तों इसको बढ़िया से जब मैं पढ़ा दूंगा तब पीपीटी को इसी नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां डाल दूंगा, आप आराम से उसको पढ़िएगा। तो चर्चा में होने के 3 कारण कि आज हम 10 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लिखे होंगे 8 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को या 6 तारीख को, दरअसल 5 को लिखे थे दोस्तों। फिर उसको टाइप हुआ, टाइप होने के बाद मैं तो हर काम 2 माध्यम में करता हूं, तो गुजराती में भी एक पैरेलल तैयार हुआ है जो मेरे गुजराती चैनल पे जाएगा, उसमें पीपीटी गुजराती में होगा लेकिन बोलूंगा तो हिंदी में ही। तो इन कारणों से थोड़ा सा विलंब हुआ है। तो बाकी क्या देख रहे हैं कि 2 सितंबर 2020 को ये हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है, करंट है। दूसरा क्या हुआ कि अगर हम 52वें के 52वें पे रह जाते तो उतना चर्चा नहीं होता। चर्चा में कब होता है, या तो हम पिछड़ जाते या तो हम आगे आते। तो 4 पायदान आगे आए हैं और 48वें पे आ गए हैं, इसलिए जो है ये चर्चा में है। और तीसरा कि पहली बार हम शीर्ष 50 के देशों में शामिल हुए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इसलिए ये जो है चर्चा में है। अब जरा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन जाने कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में कि ये क्या है। सबसे पहले इस इंडेक्स को जारी कौन किया था और आज इस इंडेक्स को कौन कौन संस्था मिलकर जारी करता है। हमको करंट को दोस्तों हमेशा उसके इतिहास से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो इस सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2007 में इनसीड बिजनेस स्कूल, दोस्तों इनसीड बिजनेस स्कूल। अब ये इनसीड का फुल फॉर्म क्या होगा, तो दरअसल ये फ्रांस में है, इसीलिए इनसीड का एब्रीविएशन पहले फ्रेंच भाषा में आएगा। इंस्टीट्यूट यूरोपीन, क्योंकि फ्रेंच में बोलते हैं यूरोपीन द एडमिनिस्ट्रेशन डेस अफेयर्स, इनसीड का फुल फॉर्म ये है। लेकिन उसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उस स्कूल का नाम हो जाएगा यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2007 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को शुरू करने वाला जो संस्था था वो था इनसीड बिजनेस स्कूल और ब्रिटिश पत्रिका वर्ल्ड बिजनेस। ब्रिटिश मैगजीन वर्ल्ड बिजनेस ये नाम की मैगजीन थी, तो ब्रिटिश वर्ल्ड बिजनेस मैगजीन और इनसीड बिजनेस स्कूल ये दोनों मिल करके इसकी शुरुआत किया दोस्तों। ये था पहला चीज। तो क्या याद रखेंगे कि वर्ष 2007 में फ्रांस की इनसीड बिजनेस स्कूल और इंग्लैंड ब्रिटेन की ब्रिटिश वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा इसके प्रकाशन की शुरुआत हुई। स्कूल आंकड़ा दिया और ब्रिटेन का वो जो मैगजीन है वो छापा, ऐसे समझना है। अब ये क्या है, तो किसी भी देश में इनोवेशन कैपेसिटी की स्थिति क्या है, नवाचार क्षमता क्या है, हम अभी पढ़ेंगे उसका पैमाना क्या है आगे,
इनोवेशन कैपेसिटी क्या है, नवाचार क्षमता क्या है, उसकी जानकारी हमको इससे मिलती है। अगर वो आगे गया तो सफलता की जानकारी, पीछे चला गया तो विफलता की जानकारी। वही तो लिखे हैं, यह विश्व के किसी देश की नवाचार क्षमता और सफलता के लिए दिया जाने वाला वार्षिक रैंकिंग है। इसमें कुल कितने अर्थव्यवस्था वाले देशों को शामिल किया जाता है? तो 131 अर्थव्यवस्था वाले देशों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व के सभी देश इसमें शामिल नहीं हैं जो यूएनओ के मेंबर हैं, ऐसे समझना है। अब इसकी सहायता से किसी भी देश में अगर मान लीजिए हम इसका फायदा क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए इकोनॉमी साइंस टेक से मिला हुआ है, या हम एक बढ़िया कंप्यूटर के लिए वहां पे हम लेके कुछ जाना चाहते हैं, फेसबुक आना चाहता है, तो उस देश का इनोवेशन कैपेसिटी क्या है ये तो पता चल जाएगा। तो इससे अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, अगर हम इस कैमरे के सामने आने में सक्षम नहीं थे 2017 से लेकर के 2020 तक, इस लॉकडाउन तक, तो हम कितना भी अच्छा पढ़ाते थे, गुजरात से बाहर लोग मुझे नहीं जानते थे। कितने आज भी अच्छे टीचर हैं जो दिल्ली में भी हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, लेकिन कई जो हैं बेवजह का जो है 2 साल से यूट्यूब पे रोज आ रहा था, इसलिए आप उसको जान रहे हैं। तो ये है कि इनोवेशन कैपेसिटी, और वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ चीज है। अब उससे जब हम मान लीजिए कभी क्या बहुत जल्द, मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है ये समझिएगा, इसीलिए मैं हिंदी में आया हूं, आपका सहयोग रहा तो बहुत जल्द आईएएस के लिए हम लोग हिंदी माध्यम में एक बेहतरीन ऐप के थ्रू आएंगे। हां, वो काम भारत ऐप करेगा, ध्यान रखिएगा, ये गठबंधन इस तरह का है, और उसके अंदर क्वालिटी देने का काम विश्वास करेगा तोमर सर के नेतृत्व में। तो हम लोग बहुत जल्द उस चीज दिशा में जा रहे हैं। बस आप YouTube पर हमें सहयोग करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये जिस दिन हम, अभी तो संख्या नहीं बताएंगे, लेकिन आप इसको बढ़ाइए। हम दूसरे तरह के इंसान हैं, आप जब मेरे 10 लेक्चर भरेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा, एथिक्स के साथ चलने वाला आदमी। कोई बड़ी बात मैं नहीं करने जा रहा हूं। कल आप हमारा लेक्चर देखेंगे, वो है आईएएस के लिए 100 क्वेश्चन का हम 7 टेस्ट जो है बच्चों का ले रहे हैं, मैंने क्वेश्चन बनाया। उनका कल फर्स्ट टेस्ट जो 10 तारीख को मैं ले चुका हूं, उसका व्याख्यात्मक हल 100 के 100 क्वेश्चन का मैं करने जा रहा हूं। बहुत कुछ आपके लिए करने जा रहे हैं, बस आप केवल हमें सहयोग करिए। हम लोग आपके लिए इतना अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज लेकर आएंगे ना कि जो 2 साल से आए हैं वो पीछे छूट जाएंगे। केवल और केवल आप एक बार अटेंशन हमको जरूर कीजिए। और ये मैं गुजरात के बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, तो मुझे जानता ही है, हिंदी भाषी राज्य के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी 13 साल तक दिल्ली में पढ़ाया है, केवल उस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकला। 17 से मेरा भी यूट्यूब था, हम ध्यान ही नहीं देते थे। हमको लोग कहता था कि सर प्लीज एक लेक्चर शूट कर लेंगे, टाइम बिगड़ेगा, हटाओ, तब तक एक ऑफलाइन क्लास ले लेंगे। तो इससे फाइनेंस भी बढ़ेगा और इससे आप तक गुणवत्ता भी पहुंचेगा। आज अगर आपको आईएएस के 50 लोग लेक्चर ले रहे हैं तो 51वां हम भी होंगे। और आप एक झूठ मूठ का फालतू वाला जो ऐप है जिसमें कोई आ जाता है पढ़ाने के लिए, उसमें जाने से बच जाएंगे। जिसमें कि स्टूडेंट पढ़ाता है 22 साल का, 23 साल का, वो क्या क्वालिटी दे पाएगा, क्विज कराता है। तो चलिए आगे बढ़ें दोस्तों, ये इससे जुड़ा हुआ था इसलिए, वरना मुझे शिकायत करने का आदत नहीं दोस्तों, नहीं करना चाहिए। तो जरा सुनिएगा कि इसकी सहायता से किसी भी देश में अर्थव्यवस्था के नवाचार को मापा जाता है। जितना टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होगा उतना उसके इकोनॉमी में भी इनोवेशन होगा। चलिए अब आगे देखें, आज इसका प्रकाशन कौन कर रहा है। उस समय तो इनसीड बिजनेस स्कूल फ्रांस का
और ब्रिटेन का ब्रिटिश वर्ल्ड मैगजीन मिलकर के इसको प्रकाशित करता था। बड़ा ही छोटा कदम था। एक स्कूल यानी एक यूनिवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा और एक पत्रिका। आज देखिए कितने लोग मिलकर के इसको प्रकाशित कर रहे हैं। वर्तमान समय में इसका प्रकाशन कोरेनेल विश्वविद्यालय, इनसीड बिजनेस स्कूल, यहां इसलिए नहीं फोटो रखे कि वो आपको इसके पहले दिखाए थे, और ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो। इसका मतलब इसमें जुड़ गया यूएन, क्योंकि यूएन की ही वो एक संस्था है। तो आज इसका प्रकाशन कोरेनेल विश्वविद्यालय, इनसीड बिजनेस स्कूल और वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया जाता है। और जब शुरू हुआ था 2007 में, तब केवल इनसीड बिजनेस स्कूल और ब्रिटिश वर्ल्ड मैगजीन इसको जो है प्रकाशित करती थी। अब इसमें कहां से सोर्स लिया जाता है जिसके आधार पर इसको प्रकाशित करते हैं, तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वस्तुनिष्ठ और विस्तृत आंकड़ा लेता है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि शिक्षा में क्या है इनोवेशन, ऐसे ऊर्जा में क्या है इनोवेशन, आईसीटी में क्या है इनोवेशन, ऑब्जेक्टिविटी, इनकी स्थिति, उसके आधार पर तब ओवरऑल तैयार करेंगे। वर्ल्ड बैंक से लेता है ये, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये 3 बड़े नाम हैं ऐसे ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो ऑब्जेक्टिव और डिटेल्स डेटाज हैं, उनका सहारा लेकर के तब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। अब आगे बढ़े हम लोग। इससे क्या फायदा है? बाहर से तो ठीक है कि सुंदर पिचाई को वहां आने में मिलेगा, देश के अंदर क्या फायदा है? हम क्यों पढ़ रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? हम एक शिक्षक हैं, हमें क्या आवश्यकता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का? क्यों हम क्या कहते हैं, हम तो बर्मा में इन्वेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, तो हम बर्मा का क्या स्थिति जानना चाहें? तो आज अगर हम ये इसलिए करेंगे कि इससे हमको पॉलिसी मेकिंग में मदद मिलेगा। तो यह नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और अन्य हितधारकों को वार्षिक आधार पर, एनुअली वार्षिक आधार पर उनके नवाचार प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। उस देश का उद्योगपति जान पाता है कि मेरे यहां इनोवेशन की स्थिति क्या है। उस देश के आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप ही नीति निर्माता होंगे ना आगे चल के, आईएएस बन जाएंगे तो पॉलिसी मेकिंग करेंगे। तो पॉलिसी मेकर को पढ़ना चाहिए कि हम कहां हैं, उससे जो है हम अगले साल के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। ये है। अब सुनिएगा, तो इसलिए ये क्या हुआ है कि ये सूचकांक एक मूल्यवान बेंचमार्क टूल के रूप में विकसित हुआ है, जो सार्वजनिक निजी संवाद की सुविधा प्रदान करता है। ये पब्लिक और प्राइवेट डायलॉग की भी सुविधा प्रदान करता है। ये था आपका उसके बारे में। अब इसका थीम क्या था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था हु विल फाइनेंस इनोवेशन। वित्त नवाचार कौन करेगा? क्योंकि इस कोविड में 19 में एक तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, तो उस अर्थव्यवस्था में अब इनोवेशन की आवश्यकता है। तो हु विल फाइनेंस इनोवेशन, कौन वित्त नवाचार करेगा? यह है इसका मेन टैगलाइन। ये वित्त नवाचार कौन करेगा। लेकिन इससे व्याख्या क्या निकला? तो व्याख्या निकला कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से समय समय पर मनुष्य जो बर्बाद हो गया बेचारा, और आर्थिक स्थिति की जो क्षति हुई, उसको सुधारने के लिए नवाचार कौन करेगा। यह है इसका थीम था। अब आगे बढ़ें दोस्तों हम लोग। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को मापने का तरीका क्या है? दोस्तों ये बेहद अच्छे से जानना है। वैसे तो इसमें 80 संकेतक का
क्या कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मेन 18 संकेतक हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन परीक्षा में ध्यान रखिएगा, टोटल 80 इंडिकेटर्स हैं इसमें। तो ये जानेंगे तब करंट जानेंगे कि 2020 की मुख्य बातें क्या थी। ये हमें हर करंट अफेयर्स में दोस्तों ये बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाने का मूल मकसद यही है दोस्तों यूट्यूब पर, कि आपको हर हफ्ते मैं ये अच्छे से बता सकूं कि यस इसका जो है कहां पे क्रक्स है, कहां से हम पढ़ना, कितना चीज आप जान गए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जिस समय GII शुरुआत किया था उस समय निम्न में से कौन कौन संस्था मिलकर इसका प्रकाशन करता था, उसमें दे दे आपको इनसीड बिजनेस, दूसरा दे दे ब्रिटिश वर्ल्ड मैगजीन, और तीसरा दे दे वाइपो, तो वाइपो नहीं होगा उस समय। इस तरीके से पढ़ना है दोस्तों। और इसी को ध्यान में रखते हुए डेली एक ही करंट क्वेश्चन, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, मैं अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर रोज रख रहा हूं। और एक ही अच्छा मेंस का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूं। आंसर दोस्तों उतना टाइम नहीं है, अभी पढ़ाना भी है आपको। ऐप पर भी क्लास हम लोग अभी एक्चुअली शूटिंग कर रहे हैं। जिस दिन हमारा ये पूरा का पूरा हो गया उस दिन हम आपके सामने हिंदी में लेकर के आ जाएंगे दोस्तों। और उसी बीच मैं आपको प्रूफ भी तो करके दूं कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। 4 विषय तोमर सर अकेले पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदी में ऐप पे वो 4 लेके नहीं आएंगे। ऐप पे तो मैं आऊँगा हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट, जरूरत पड़ी तो साइंस टेक, लेकिन ये 3, बाकी और अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ आएंगे जो 4 दिवाली के अंदर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई आदमी 2017 से YouTube पे आके झूठ मूठ का गोलाबाजी कर करके आज M में चला गया है। बस इसी के लिए आए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करें, पहले इसको देखिए। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को मापने का तरीका क्या है। तो इसके 2 सब इंडेक्स हैं। इसमें कौन बड़ी बात है, इनोवेशन का कितना इनपुट हुआ और इनोवेशन का कितना आउटपुट हो रहा है। ऐसे अगर सोचा जाए कि हम दिमाग में कितना सोच पाते हैं, ये इनपुट हुआ, लेकिन सोचने के बाद आपको कितना दे पाते हैं, ये आउटपुट हुआ। दिमाग में हम इतना सोचे हैं और देते समय इतना सा हो जाए, खत्म हो गया। दिमाग में इतना सोचे हैं, देते समय इतना हो जाए, एक अलग तरह का इनोवेशन होगा। बात समझे ना। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2 सब इंडेक्स पर आधारित है। एक को कहते हैं इनोवेशन आउटपुट इनपुट सब इंडेक्स या उपसूचकांक, और दूसरा है इनोवेशन आउटपुट सूचकांक। अब इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, केवल ये किन किन पर आधारित है वो जानना है। अब देखिए दोस्तों, अब इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स, उसके 5 इनपुट स्तंभ है और हर 5 के अंदर फिर 1 2 3 है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फिर कैसे निकालते हैं अभी बताएंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2, अभी चार्ट आएगा दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2 क्लाउज पे निर्भर करता है। ग्लोबल इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। देखिए, अब इनोवेशन इनपुट जो सब इंडेक्स है, ये फिर ये 5 स्तंभों पर जो है ये निर्भर करता है। तो उसमें पहला स्तंभ है इंस्टीट्यूशंस, कि किसी भी देश का इंस्टीट्यूशंस कैसा है, इस पे निर्भर करता है इनपुट। अगर कोई किसी देश का संस्थान ही अच्छा नहीं होगा तो इनपुट ही अच्छा नहीं हो सकता है। तो संस्थान में किस किस को समाहित किया जा रहा है, राजनीतिक वातावरण उस देश का कैसा है। अगर किसी देश का मान लीजिए कि पॉलिटिकल मुखिया ही इनोवेटिव होगा तो उस देश में इनोवेशन इनपुट की स्थिति अच्छी होगी।
किसी देश में बार बार राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है तो उस दौरान बार बार पॉलिसी बदलेगा, इनोवेशन इनपुट नहीं होगा। तो एक इंडिकेटर ये होता है। अपने इन सब कारणों से भी तरक्की लिए हैं कि पिछले 10 साल से हमारा राजनीतिक वातावरण में जो भी हो बट एक स्थिरता तो है। तो इसलिए जो है ये फुलफिल बहुत अच्छा हुआ। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, विनियामक वातावरण, जिस भी क्या कहते हैं संस्थान को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है वहां वातावरण कैसा है, क्या सारे एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं कि एक दूसरे को टांग खींच रहे हैं, क्या उस बॉडी में रोज परिवर्तन हो रहा है, उसके पॉलिसी में रोज परिवर्तन हो रहा है। ये हो गया। तीसरा, व्यवसायिक वातावरण, ये तो बहुत जरूरी है। उस देश में व्यवसायी परिवर्तन चाह रहा है कि नहीं तो वो उसके लिए फाइनेंस नहीं करेगा। तो ये जो 3 है ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है। इसको देखा जाता है कि इंडिकेटर पर ये कहां है। दोस्तों, दूसरा इनपुट ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, मानव पूंजी और संसाधन कैसा है। इनोवेशन शिक्षा से आता है, तो क्या उस देश में मानव शिक्षित है या नहीं। टर्शियरी एजुकेशन इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। टर्शियरी का मतलब हो गया उच्च शिक्षा। तो उस देश में टर्शियरी एजुकेशन में कितने % लोग हैं और R&D की स्थिति उस देश की क्या है, रिसर्च कितना हो रहा है। तो रिसर्च, अनुसंधान और विकास कितना हो रहा है, R&D, वो निर्भर करता है। ये हो गया दूसरा इंडिकेटर। एक बार फिर से देखिए कि किसी भी देश के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को मापने के लिए 2 सब इंडेक्स हैं, एक इनोवेशन इनपुट सूचकांक, एक दूसरा इनोवेशन आउटपुट सूचकांक। अब इनोवेशन इनपुट सूचकांक कहिए या उप सूचकांक, उसके 5 इनपुट स्तंभ हैं, जिनमें एक है इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और कॉमर्शियल इन्वायरमेंट को देखा जाता है। मानव पूंजी और संसाधन, इसमें शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, अनुसंधान और विकास को देखा जाता है। ये सब मैनेजमेंट का थ्योरी है, ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेटेजी क्या होता है, इसीलिए इसका फोटो लगाए हैं। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश का कैसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आज के डेट में जब ग्लोबल इनोवेशन में बांटा जाता है तो उसके 3 स्तंभ हैं। आईसीटी की स्थिति क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या ऐसे मोबाइल रख के गांव में अभी भी ऐसे ऐसे घूम रहा है या फटाफट घुमा रहा है लोग, समझ गए ना। 4G है पूरे देश में कि खाली बड़े शहरों में है, ऐसे करके इंडिकेटर देखा जाता है आईसीटी। बैकबोन कितना है उस देश में, कितना % ऑप्टिकल फाइबर में चला गया वो लोग, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं बताऊं, अभी आपको आगे का डेटा के बाद पता चल जाएगा। इस पूरे को हम ओरिजिनल डाउनलोड किए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको कि वाइपो जारी किया था, उसका पूरा 448 पन्ने की रिपोर्ट मैंने डाउनलोड किया। प्योर इंग्लिश में है, इसीलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड आ जाता है, और उसको पढ़कर हमने हिंदी ट्रांसलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमको कोई चिंता नहीं कि कौन एकेडमी क्या पढ़ा है। आपको जो भी पढ़ाएंगे उसका ओरिजिनल जो होगा रिपोर्ट, उसको ही डाउनलोड करके आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, जिससे कि गुणवत्ता बनी रहे और उससे भी ज्यादा मौलिकता बनी रहे। दूसरा सेक्टर है आज के डेट में एनर्जी। आज मान लीजिए कि हम एक ऐसे जगह से क्लास का संचालन करते, वहाँ अगर बिजली ही नहीं होती तो पता चलता कि 2 घंटे शूटिंग भी रोज नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं 1 साल बाद ये प्रोग्राम लेकर आ पाता। तो ऊर्जा की स्थिति भी देखनी है, वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल। और उसके अलावा सामान्य आधारभूत संरचना, कि अहमदाबाद से भावनगर अगर हम आकर के भारत एकेडमी के इस डिजिटल क्लास का उपयोग करें, उल्टा कर रहे हैं दोस्तों। कारण समझिएगा कि कैमरा और बोर्ड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो नहीं, उसके साथ का जो मैनेजमेंट है वो आप नहीं जानते हैं। वो
भारत एकेडमी के डायरेक्टर जो हमीर सर हैं वो इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं कि मुझे केवल क्लास लेना पड़ता है और मैं एक शिक्षक ही हूँ, मैं यही काम अच्छे से कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है कि हिंदी भाषी राज्य में हिंदी में मैं बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस पचड़े में यदि पड़ गया तो ये मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए हमीर सर को एक बार थैंक्स। और वैसे हमीर सर हमारे विद्यार्थी रहे हैं इसके पहले, तो विद्यार्थी को थैंक्स नहीं बोला जाता है। उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए, आपके लिए ये जो है हमें प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि आप तक हम पहुंच सकें। तो तीसरा है समान आधारभूत संरचना कि अहमदाबाद से अगर भावनगर हम 3.5 घंटे में नहीं आ पाएंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या देख रहे हैं, आधारभूत संरचना को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 3 भाग में बांटा गया है। एक आईसीटी आधारभूत संरचना, एक ऊर्जा आधारभूत संरचना और एक सामान्य आधारभूत संरचना। अब आइए दोस्तों, मार्केट सोफिस्टिकेशन की स्थिति क्या है, तीसरा स्तंभ, यानी क्रेडिट की स्थिति क्या है, वहां इन्वेस्टमेंट की स्थिति क्या है और व्यापार का पोजीशन क्या है और 2 प्रकार के व्यापारों के बीच प्रतियोगिता की स्थिति कितनी है। अगर दोस्तों प्रतियोगिता नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। आज अगर मान लीजिए कि मैं इस तरह से आकर के और अगर मैं छोटे स्तर पर ही इस तरह से नहीं करूंगा तो जो लोग बड़े स्तर पे कर रहे हैं ये उनके लिए भी है और आपके लाभ के लिए अल्टीमेट, वो इनोवेशन नहीं करेंगे। या यदि मैं ही अभी फर्स्ट प्रयास कर रहा होता तो मुझे इतना इनोवेशन करने का जरूरत नहीं था कि ये सब फोटो वोटो लेकर के आए, क्योंकि पहले से कोई भी लोग भी ये कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो होना चाहिए बिजनेस में, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। और लड़के क्या होते हैं, कोई टीचर या फैकल्टी किसी दूसरे के बारे में बोला, अरे वो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको दोनों को एक दूसरे के प्रति दुराव नहीं है, आप काहे को किसी के पक्ष में घुस जाते हैं। समझ गए ना, जैसे 2 नेता आपस में बोलता है बाद में सब एक ही होता है, तो हम सब भी एक ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम भी शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि उसको कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब हमको भी नहीं आता होगा ना, क्योंकि पैरामीटर तो एक ही होगा। लेकिन ये एक पढ़ाते समय एक नॉर्मल प्रक्रिया है, शिक्षक बोलते समय बोल जाता है। तो अगर कभी हम भी बोलें तो बुरा नहीं मानिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम किसी को टीज कर रहे हैं, और वो भी कभी बोल देंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि वो हमें टीज कर रहे हैं। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। चुनाव में जैसे नेता भाषण देता है तो एक बार विरोधी दल का नाम ले लेता है, चुपचाप फिर आ जाता है अपने मुद्दे पे। तो दोस्तों शुरुआत ऐसे समझिएगा कि अगर प्रतियोगिता नहीं होगा तो उपभोक्ता को कभी भी अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। हां, प्रतियोगिता में गला काट प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए। कट थ्रोट अगर हो गया तो खत्म हो जाएगा। जो मैं फील करता हूं मेरे फील्ड में गुजरात में है कि 200 रुपया हम पैकेज देंगे, 150 रुपया हम पैकेज। अरे भाई जरा सोच करके देखो कि क्या तुम फुलफिल कर पाओगे। जो चीज नहीं किया जा सकता है इसको कहते हैं गला काट प्रतियोगिता। बाद में 200 रुपया दे के आप फंस गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10,000 वाला ही अच्छा देगा, लेकिन ये है गला काट प्रतियोगिता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतियोगिता बहुत जरूरी चीज है। उस इंडिकेटर को ध्यान में रखा जाता है, वो है चौथा, मार्केट सोफिस्टिकेशन। बिजनेस सोफिस्टिकेशन कितना है, ये तो बाजार परिष्कार था, ये है बिजनेस सोफिस्टिकेशन। व्यवसाय अच्छा कब चलेगा। आज भारत एकेडमी अच्छा से अच्छा टेक्नोलॉजी में इनोवेशन क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके साथ रजनीश तोमर जैसा एक नॉलेज वर्कर है, ज्ञान कार्यकर्ता। समझ गए। तो उस देश का बिजनेस सोफिस्टिकेशन क्या है, बिजनेस के क्षेत्र में नॉलेजेबल वॉलंटियर है कि नहीं समझे। एमबीए की स्थिति क्या है, एमसीए की स्थिति क्या है, इंजीनियर्स की स्थिति क्या है, नॉलेज वॉलंटियर। इनोवेशन रिलेशनशिप, 2 अगर लोग अलग अलग इनोवेशन कर रहे हैं तो दोनों में संबंध, रिलेशनशिप कैसा है उस देश में। और ज्ञान अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, तमाम दिमाग में आईआईटी में लेकर के लोग घूम रहे हैं, पढ़ करके समझिए, लेकिन बेचारा जेई का कोचिंग खोल के बैठ गया।
या मान लीजिए मैं अगर कहूं अपने आप को, मैं तो कहता कभी नहीं हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं यदि कहूं कि हम इतिहास के भीष्म पितामह हैं, तो भीष्म पितामह है तो यहां क्या कर रहे हैं? रिसर्च करिए न जाकर के। या अगर हम आकर के कह रहे हैं कि मेरे जैसा संविधान में कोई नहीं, अरे भाई तो नहीं है तो रिसर्च करिए। ज्ञान का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, दिमाग में लेकर के तो घूम रहे हैं, हम IIT से पढ़ के आए हैं, बट काम क्या कर रहे हैं? तो JEE का तैयारी करवा रहे हैं कोचिंग में रुपया कमाने के लिए। मेरा भी वही काम है। हम ये पढ़ाते वक्त बोल रहे हैं बच्चों, ये मत सोचिएगा कि मैं उनका शिकायत कर रहा हूं, मैं ग्लोबल इनोवेशन की बात कर रहा हूं। क्या करा रहे हैं? 11th-12th का चीज पढ़ा रहे हैं भाई उसको। आप इसके लिए IIT गए थे? आप गए थे IIT इसके लिए कि M.Tech करके देश को कुछ नया देते, तो वहां पर जो नॉलेज लेकर के आप निकले उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने वाला लोग नहीं था। आज अगर जितना उनको कोचिंग में पैसा मिल रहा है, अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री देने के लिए तैयार होता कि तुम रिसर्च करो, हम तुमको ये देने के लिए तैयार हैं, तो उस नॉलेज का इनोवेशन होता। दोस्तों, नहीं हो पा रहा है। मैं तो आपको पहले ही बताया कि मैं भले ही इतिहास और संविधान पढ़ाता हूं, लेकिन मैं परिवार में शायद नहीं, कन्फर्म पहला आदमी हूं जो आर्ट्स पढ़ा रहा हूं। मेरे पिताजी MSc मैथमेटिक्स हैं, मेरा भाई पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करने के बाद PhD से भी आगे बायोटेक्नोलॉजी में NIT में प्रोफेसर है, मामा IIT कानपुर से, यानी हम तो साइंस को बड़े नज़दीक से देख रहे हैं। मामी हमारी IIT कानपुर से पढ़ी है, ISM में प्रोफेसर है। तो क्या करना चाहिए? नॉलेज जो है लेके घूम रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई होना चाहिए, वो उस देश का इंडिकेटर है। दोस्तों, हमको जब कोई चीज़ उस फील्ड में आता है तो हम उन लोगों से सलाह भी लेते हैं। दोस्तों, इनोवेशन आउटपुट उपसूचकांक क्या है? अभी तक तो इनपुट देखे, फिर से देखिए, मुझे वो उस तरह का नहीं है दोस्तों कि मैं वो करा रहा हूं। इनोवेशन इनपुट अंदर अब नहीं, 5 स्तंभ, इंस्टीट्यूशन संस्था, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन और बिजनेस सोफिस्टिकेशन पे निर्भर करता है। अब आइए इनोवेशन आउटपुट, ये 2 पे है। पहला है साइंटिफिक आउटपुट क्या है, वैज्ञानिक आउटपुट क्या है। उसके अंदर 3 चीज है। सबसे पहले नॉलेज का क्रिएशन होना चाहिए। आज के तारीख में दोस्तों, नहीं चाहिए ऐसा मत करिए, डिस्टर्ब बाद में। आज के तारीख में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि वही सबसे अच्छा टीचर है जो कमेंट में बोल रहे हैं, जो आपको कहेगा कि 100 में 90% दिला देंगे। हम इसलिए इनोवेशन में 48वें पे आए हैं। अभी अगर ये सुधार हो जाए ना, हम 22 पहुंच जाएंगे। हाँ, फर्स्ट होने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। नॉलेज का क्रिएशन नहीं हो रहा है, हम नंबर के पीछे दौड़ रहे हैं। उसी कोचिंग में लाइन लगा है जो सिलेक्शन, नॉलेज नहीं दे रहा है, सिलेक्शन। और हमारी सामाजिक स्थिति ये है, इसीलिए अगर आप पैसा खोज रहे हैं तो आप गलत भी नहीं कर रहे हैं, बट मैं इस टॉपिक के साथ बता रहा हूं कि आज हम नॉलेज का क्रिएशन नहीं कर पा रहे। मैं अपने जीवन में जो विषय पढ़ाया उसमें मैं यही कहता हूं कि आप एक बार नॉलेज को क्रिएट करिए। मेरिट इतना नीचे जा रहा है कि आप उसको दबा देंगे। हिंदी माध्यम के लड़के को मैं बार बार कहता हूं कि अरे कौन सा तीर मार लेता है अंग्रेजी वाला, 2025 नंबर में 1000 भी तो मेरिट नहीं जाता है, 50% मेरिट नहीं जा रहा है, 50%। आप 50 नहीं ला पा रहे हैं, उसके बाद रो रहे हैं। पहले ये समझिएगा, 98 मेरिट गया है प्रीलिम्स का 200 में से 49%। पहले प्रीलिम्स तो हमारा 4000 बच्चा कर जाए हिंदी माध्यम में, वो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नॉलेज का क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं। उसको क्विज करवा रहे हैं, उसको फार्मूला सिखा रहे हैं कि ऐसे रट जाओगे। जिस देश में ये क्रिएशन होगा तब ये आउटपुट होगा। इनपुट तो हो गया, ज्ञान का अवशोषण किए, बट उसका क्रिएशन नहीं कर पाए। ठीक है ना? हमने पढ़ा, गाइड पढ़ा, अच्छी अच्छी गाइड पढ़ लिया, इतना बढ़िया बढ़िया गाइड पढ़े जीवन में, IAS में हम नहीं पढ़े हैं, हम तो जिंदगी में नहीं पढ़े हैं दोस्तों। मैं तो सारा हमेशा टेक्स्ट बुक ही पढ़ता हूँ। ये भी लिखने के लिए मैं किसी का नोट्स नहीं देखा, मैं सीधा
GII का रिपोर्ट को डाउनलोड किया और उसको मैं पढ़ा हूं। हाँ, हिंदी में ही मैं पढ़ाता हूं, पढ़ता जरूर अंग्रेजी में हूं। अब आगे देखिए दोस्तों, तो नॉलेज का क्रिएशन, उसके बाद उसका इफेक्ट, उस ज्ञान को लेकर के उसका प्रभाव कितना आप छोड़ पाते हैं। ज्ञान लिए BE का, आप बन गए SSC में कस्टम इंस्पेक्टर, जरा सोच के देखिएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हम IAS का नाम नहीं लिए, क्योंकि IAS जो है अगर इंजीनियर बनता है तो उसके पास असीम एरिया है जिसमें वो अपने इंजीनियरिंग नॉलेज का उपयोग कर सकता है। लेकिन यहां तो कस्टम क्लर्क बन रहा है लड़का इंजीनियरिंग पढ़ करके, और हमारे गुजरात की तो स्थिति इतनी खराब है कि इंजीनियर कांस्टेबल बन रहा है। कांस्टेबल खराब नहीं है दोस्तों, लेकिन आप क्या करने गए थे, क्यों गए थे उसमें पढ़ने के लिए। मैं इस टॉपिक पे के कारण बोल रहा हूं दोस्तों, और कुछ नहीं समझिएगा। तो क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बात करने के पहले आर्थिक चीज भी समझना चाहिए। हमसे पूछिए ना, हम हर मुद्दे पर दोनों बात करने के लिए तैयार हैं। हम BE करके अगर उस अकड़ में रह जाएं कि सरकार जब निकालेगा इंजीनियर का भर्ती तभी जाएंगे, सरकार के पास उतना भर्ती नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, निराश नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड होता है। और जब हम जाएंगे प्राइवेट में पढ़ाने के लिए, प्राइवेट में नौकरी करने के लिए, तो वो उतना तनख्वाह नहीं देगा। हो सकता है कि सरकारी नौकरी में कांस्टेबल का तनख्वाह उतना हो जितना प्राइवेट में इंजीनियर का नहीं हो। दोस्तों क्या करेगा बच्चा। लेकिन इस टॉपिक में रहते हुए समझिएगा, इसीलिए हाथ जोड़ते हैं दोस्तों कि इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये टॉपिक के तहत पढ़ा रहे हैं। तो ज्ञान का प्रभाव, इफेक्ट, अवशोषण कहीं और किए किसी और विषय में, क्रिएशन कहीं और हो रहा है तैयारी के दौरान, इफेक्ट किसी और चीज में डालने जा रहे हैं। इनोवेशन इंडेक्स में कहां जाएंगे, जरा ये सोचिएगा। अब आइए नॉलेज का एक्सपांशन, प्रसार। अब हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं अपना प्रभाव में बताने के, इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, लेकिन आज तक इस चाहर दिवाली के अंदर पढ़ा रहे थे, प्रसार कहां हो रहा था। तो जो नॉलेज को क्या कहते हैं एब्जॉर्ब किया, उसको जो क्रिएट किया, और अगर वो इफेक्ट भी देना चाहता है तो उसका एक्सपेंशन कहां तक हो पा रहा है, ये है आउटपुट। हमने जो ज्ञान लिया वो कहां तक हम भेज पा रहे हैं, ये ना वो आउटपुट। तो ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन इनपुट हुआ, क्रिएट कर रहे हैं, एकदम कंप्यूटर के भाषा में समझिएगा। इनपुट के बाद अब यहां आ गया, ये क्रिएट हो रहा है, उसका इफेक्ट होगा और वो कहां तक एक्सपेंड होगा, ये है साइंटिफिक आउटपुट। अब आइए क्रिएटिव आउटपुट, ये देख लीजिए क्रिएटिव आउटपुट। ज्ञान का क्या कहते हैं साइंटिफिक आउटपुट तो कर रहे हैं, बट आप में क्रिएशन कितना है, रचनात्मक कितना है। तो क्रिएटिव इंटेंजिबल्स, ध्यान दीजिएगा, गुडविल। इंटेंजिबल्स किसको कहते हैं कि आज मैं यदि 5 साल से ये पढ़ा रहा होता इस चैनल पे, तो अभी मुझे इसका कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अभी मुझे 10K लोग देख रहे होते, तब मेरा गुडविल होता। इसी को कहते हैं क्रिएटिव इंटेंजिबल्स। लेकिन हमने इनोवेशन ही नहीं किया 2017 से। यूट्यूब पे चैनल था, बट हम इसको अपना समय का बर्बादी मानते थे। हम लोग यही सोचते थे क्या फालतू उसमें जाकर करना है। तो हमने गुडविल नहीं क्रिएट कर पाया। अमूर्त, मेरा गुडविल क्या है वो मेरे माथे पे नहीं लिखा हुआ है, अमूर्त है, दिख नहीं रहा है। लेकिन मेरे एक आह्वान पे अगर 5000 बच्चा सुनने आ जाए तो मेरा गुडविल 5000, 5 लाख सुनने आ जाए तो मेरा गुडविल 5 लाख। इसको कहते हैं रचनात्मक अमूर्त। और भी है ब्रांड इक्विटी। आज अगर इतने दिनों से रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, अगर इतने दिनों से ये चला रहे होते, हम तो बार बार नाम बदल दे रहे हैं। मेरे से ही गलती होती है, बट एक टीचर है ना, उतना लंबा नहीं सोच पाते हैं दोस्तों। विश्वास एकेडमी रखे 2000 ईस्वी में, तो तोमर शशि एकेडमी रखे अपना नाम। किसी का नाम नहीं है शशि, मतलब कोई लड़की उड़की नहीं समझिएगा दोस्तों। रजनीश का ही एक पर्यायवाची शब्द होता है, चंद्रमा रजनीश को भी कहते हैं शशि। तो हमने कहा चलो तोमर शशि एकेडमी। फिर मन में हटाओ यार,
ये नहीं होना चाहिए। तो विश्वास शब्द थोड़ा अच्छा लगा, तो विश्वास एकेडमी। फिर 2011 में आए, हम क्या छोड़ो अब विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी बनाना है तो एजुकेशन लगा देते, लगा दिए। अब मेरा मूड हो गया कि इस 48 साल के उम्र में क्या अब जो है एकेडमी और ये करना है। अरे अब तो अंतिम बसंत में आ गया, 10-12 साल और, 10-12 साल कुछ नहीं होता है दोस्तों लाइफ का। मैं इस फील्ड में 20 साल से हूं, लगता है परसों आया हूं। तो गुडविल बनता और ब्रांड हुआ होता, ब्रांड इक्विटी। जैसे जब हम पाली पढ़ाते थे, ब्रांड इक्विटी थे हम पूरे इंडिया में, लोग नाम से चलता था, वही क्रिएट करना है, बस यही समझिएगा। क्या देख रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइसेंसिंग एंड राइट्स, ये भी एक जो है क्रिएटिव इंटेंजिबल्स कहलाता है। कस्टमर्स लिस्ट, मेरे पास कितने हैं, मेरा आधार, इसको कहते हैं क्रिएटिव इंटेंजिबल्स। क्रिएटिव गुड्स, यहां गुड्स ऐसा पढ़ाई में नहीं दिखा पाएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितने क्रिएशन के साथ। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो भौतिक है, तो अमूर्त के बाद मूर्त, वो गुड्स कैसा है, लोगों को फीलिंग हो रहा है कि नहीं कि हम उसको लेके घर चले जाएं, ऐसा क्रिएटिविटी करिए। सर्विस आउटपुट, आपकी सर्विस आउटपुट कैसी है? आज कहा कल डिलीवर, आज कहा 1 महीना तक डिलीवर ने, रोज कर रहे हैं कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा, मिलते रहा, पब्लिक छोड़ के निकल जाएगा आपको। अब आइए इसको निकालते कैसे हैं, समझ में आ गया इनपुट और आउटपुट। एक बार फिर से देख लीजिए, ये घुमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। एक बार फिर से देख लीजिए, इनोवेशन इनपुट और इनोवेशन आउटपुट पर आधारित होता है इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इनपुट में 5 स्तंभ हैं: इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। इनोवेशन आउटपुट के 2 उपसूचकांक हैं और ऐसे टोटल 80 इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, ये मेन हैं। ए साइंटिफिक आउटपुट, क्रिएटिव आउटपुट। अब इसको कैसे निकालते हैं? तो इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स, पहले इनोवेशन इनपुट कैसे निकालेंगे? तो उसके अंदर जो 5 था और उसके अंदर जो 3, 2, 1 था, उन सब का एवरेज निकलता है। कि अगर इंस्टीट्यूशंस में किसी को 5 अंक मिला, ह्यूमन वाले में 2 मिला, ऐसे करते हुए सब में जो अंक मिलेगा, उन सबों का एवरेज निकाला जाएगा। उसको कहेंगे इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स। ये सभी इनपुट स्तंभों का औसत होता है। और इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स फिर सभी आउटपुट इंडेक्स का एवरेज होता है। अब सुनिएगा, और इन दोनों का जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसको कहते हैं GII। क्लियर हो गया? पहले इनपुट इंडेक्स निकालेंगे, तो इनपुट इंडेक्स क्या होगा? उसके अंदर के जितने स्तंभ हैं उन सबको पहले अंक देंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। आउटपुट में जितने हैं उस सबको अंक मिलेगा, उसका जो है एवरेज निकलेगा, और दोनों का एवरेज निकाल के कहेंगे कि ये है GII। अभी भी बताएंगे, 0 से 100 तक रखे हैं। अब आइए दोस्तों, इनोवेशन कैपेसिटी किसको कहते हैं? जब इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स का एवरेज निकालते हैं +/2, तो उसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। लेकिन जब दोनों का भागा कर देते हैं, ठीक ना, क्या देख रहे हैं? ग्लोबल इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स, द रेशियो ऑफ इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स एंड इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स इज कॉल्ड इनोवेशन कैपेसिटी। नवाचार क्षमता वह क्षमता है जो नवाचार इनपुट उपसूचकांक और नवाचार इनपुट उपसूचकांक का अनुपात होता है।
औसत होता है उसको कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। 80 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, तो कब से बोल रहे हैं। चलिए, ये था, इसको एक चार्ट में देख लीजिए एक बार दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इनपुट इंडेक्स और इनोवेशन आउटपुट इंडेक्स दो में बटा हुआ है। इनोवेशन इनपुट इंडेक्स 3 स्तंभों पे निर्भर करता है, टोटल 5 स्तंभों पे निर्भर करता है। इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो है साइंटिफिक आउटपुट और क्रिएटिव आउटपुट पे निर्भर करता है। इंस्टीट्यूशंस जो है वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, कॉमर्शियल इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है। ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च एजुकेशन पे निर्भर करता है, टर्शियरी एजुकेशन पे करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आईसीटी पे करता है, एनर्जी पे करता है और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है। इसी प्रकार साइंटिफिक आउटपुट नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज इफेक्ट और नॉलेज एक्सपांशन पे निर्भर करता है। और क्रिएटिव आउटपुट क्रिएटिव इंटेंजिबल्स और सर्विस आउटपुट पे निर्भर करता है। जो पढ़ाए वो एक चार्ट में था। अब इतना जानने के बाद आएंगे करंट अफेयर्स कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की मुख्य बातें, ठीक ना। तो देखिए मुख्य बातें। तो पहला स्थान इस इंडेक्स में किसको मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। बस यही सब किताब में खाली होता है, उधर वाला नहीं होता है। बस पहला लाइन ये देगा, दूसरा लाइन उधर वाला दे देगा, खत्म। स्वीडन को दूसरा स्थान मिला है। ये स्विट्जरलैंड और ये स्वीडन। यूएसए को तीसरा स्थान मिला है और यूके को इनोवेशन में चौथा स्थान मिला है दोस्तों। सिंगापुर को इसमें 8वां पोजीशन मिला है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, घबराना नहीं है, उसका नाम है ऑफिशियल, अपने कहते हैं दक्षिण कोरिया, को 10वां। और ये जो है इजराइल को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। चाइना को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 50वां स्थान जो है वो फिलीपाइंस को प्राप्त हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन इसलिए दिए कि दरअसल क्वेश्चन यूपीएससी में इसी तरीके से बनता है। मैं आपको दिखा देता हूं एक क्वेश्चन। देखिए, ये जो आपने पढ़ा ना, सॉरी, ये जो आपने पढ़ा सिंगापुर, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, देखिए जरा इसको कैसे आजकल क्वेश्चन बना के देता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? दोस्तों अभी लास्ट में 4-5 क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन ये जो लोग मेरे इस नए चैनल पे आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी मेरे पुराने बच्चे जानते हैं कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ही क्वेश्चन बनाता हूँ। वो तैयार जो करके हम लाए हैं, जो आगे बताएंगे, वो आपको अच्छा लगेगा, हमको नहीं अच्छा लगता है, बासी हो गया। अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर क्रिएटिविटी आया, हम भी तो क्रिएशन करें, ताकि इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कल जो है 48 है तो 47 पे चला जाए। देखिए तो जरा ए, देखिए अब कैसे देंगे वो आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। स्विट्जरलैंड फर्स्ट, स्वीडन सेकंड और यूएसए थर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम कहेंगे इसमें स्वीडन यूनाइटेड किंगडम से शीर्ष स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड से पीछे है। समझ गए ना? 1 2 3 4 नहीं दे रहे हैं, यूपीएससी के आइडियल क्वेश्चन को फॉलो करके बता रहे हैं।
इस तरह का करंट अफेयर्स दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग हैं कलाकार, शिक्षक कलाकार। अमिताभ बच्चन है सिनेमा का कलाकार, तो वो सिनेमा में गीत गाता है और डायलॉग जो बोलता है उसका रिदम, हम टीचर का रिदम एजुकेशन से निकलता है। लेकिन कलाकार शुरुआती दौर में, हालांकि हम लोग 20-20 साल पुराने हैं, बट इस फील्ड के शुरुआती दौर में 20 पब्लिक में भी बहुत अच्छा गाता है। तो अभी आप 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, फिर भी अच्छा है। बट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लोगों को व्यूज में लाइए, जिससे कि कलाकार जब एक सीमा पार करके थोड़ा पुराना होता है तो वो दर्शक के ताली पर गाना गाना अच्छा पसंद करता है। जितना अच्छा पब्लिक जो है सपोर्ट करता है कलाकार, उतना ही अच्छा जो है अभिनय करता है। इसलिए दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है। हालांकि स्टूडेंट को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए, अरे मैं तो 48 साल का हो गया, अब तो जो आप पढ़ रहे हैं मेरे बेटे बेटी के उम्र के हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब तो कोई बच्चा फ़ोन करता है तो वही भावना जागृत होती है। तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ही बेहतर तरीके से सर आपके लिए आएंगे। ऐसा नहीं करिएगा तो नहीं आएंगे, वो मेरा पुराना बच्चा हमको जानता है। लेकिन एक कट सी है, थोड़ा सा करिए। उसका कारण है कि जब व्यूज बढ़ता है तो कई नए लोग भी जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बी, स्विट्जरलैंड इस इंडेक्स में प्रथम स्थान रखता है। सी, भारत की स्थिति चीन से आगे परंतु फिलीपाइंस से पीछे है। परंतु फिलीपींस से पीछे है। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति यूके से आगे और स्वीडन से पीछे है। दोस्तों देखिए, आप वहां कहां पढ़े थे आंकड़ों में कि स्विट्जरलैंड एक, नहीं बच्चा के क्लास में, हम तो गांव बोरावला स्कूल में पढ़े हैं, तो हम लोग को मास्टर साहब ऐसे कहते थे कि याद करो जी, 100 सैया 99, 98 97, 96 95, 94 93, 100 99 98 97 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही आप करना चाहते हैं परीक्षा में, स्विट्जरलैंड 1, स्वीडन 2, यूएसए 3। नहीं दोस्तों, वो समय चला गया परीक्षा का। अब जो है परीक्षा का समय ये है कि वो याद रखिए, लेकिन उसको रिलेटिवली भी याद रखिए, इसीलिए इतना लिखाए थे। यही गलत है ना। अरे अभी भारत इनोवेशन में बहुत आगे जा रहा है, हम पीछे नहीं जा रहे हैं। बट अभी चीन को अचानक कैसे पकड़ लीजिएगा? तो चीन से जैसे ही कह दिया आगे, ये मामला यहीं रुक गया। और 4 में उत्तर 1 के सही होता है, ABCD में 1 2 3 4 में हो सकता है। इस तरीका से हम जो है इसका आंसर, अभी आगे क्वेश्चन आंसर भी दिखाएंगे, बट इसको इसीलिए आपको लिखा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। अब सिंगापुर को 8वां स्थान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को 10वां स्थान और इजराइल को 13वां स्थान मिला है। ये जो है आपका पूरा का पूरा पाठ है दोस्तों। चीन को 14वां, भारत को 48वां और फिलीपींस को 50वां, यहां तक पढ़ाए थे। अब भारत की स्थिति को बेहतर बनाने में किन संस्थान का योगदान है? तो ऐसे तो सभी का योगदान है दोस्तों।
सब लोग बेचारे अपने अपने स्तर से किए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं दोस्तों कि किन कारणों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का असमान विकास इंडिया में हुआ है। कुछ संस्था बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसके भी कई कारण हैं। हम पर्स कार्यक्रम लेके आए थे, हम इंस्पायर कार्यक्रम लेके आए, उसमें क्या कमियां थी उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ मेन योगदान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे अच्छे संस्थानों की भूमिका हमको इनोवेशन में आगे ले जाने में है। भारत का बेंगलुरु नगर प्रथम बार, यह है आईएससी बेंगलोर, भारत का बेंगलुरु, इसीलिए इसके कंट्रास्ट में लगाए हैं। भारत का बेंगलुरु नगर प्रथम बार विश्व के टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में शामिल हुआ है। ठीक ना, एक शहर में कितने प्रकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के काम हो रहे हैं, तो टॉप 100 जो शहर को निकाला गया उसमें बेंगलुरु का जो है पहली बार सिर्फ 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर में वो शामिल हुआ है। सबसे फर्स्ट पर कौन है, तो जापान का टोक्यो याकोहामा विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर है। अब किस देश में कितना शहर, तो इतना तो नहीं याद करना है, ज्यादा 2-3 जान लें। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में यूएसए के 25 शहर, चीन के 17, जर्मनी के 10 और जापान के 5 शहर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में जो है टॉप 100 में शामिल हुआ। अपना एक हुआ मात्र बंगलौर। अमेरिका का सबसे ज्यादा शहर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में शामिल हुआ, वो है 25। और फिर चीन, इसीलिए कह रहे हैं चीन कैसे आगे हो जाएगा, उस स्टेटमेंट को चीन से मतलब हम अभी कैसे आगे हो जाएंगे। अब आइए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जो जारी हुआ तो टॉप 11 कंट्री कौन कौन थे और ये है इनका स्कोर। इसीलिए पीपीटी देंगे कि कई बार अगर टॉप वाले का स्कोर पूछ दे, 0 से 100 तक का स्कोर रखा गया था। पहला है स्विट्जरलैंड, उसका स्कोर है 66.08। दूसरा है स्वीडन, स्कोर है 62.47। तीसरा है यूएसए, स्कोर है 60.56। फिर यूके 59.78, नीदरलैंड 58.76, छठे पे डेनमार्क 57.53, सातवें पे फिनलैंड 57.03, सिंगापुर 8वें पर 56.61, जर्मनी 56.55 9वें नंबर पे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें नंबर पे 56.11 और 11वें पे हांगकांग चीन 54.24। ये टॉप 10 था, इसलिए स्कोर बोल गए, सब में लिखे हैं, पीपीटी में पढ़ लीजिएगा जब रखेंगे तो। लेकिन अब आगे स्कोर नहीं बोलेंगे, भारत वाला एक बोलेंगे। अब नीचे से कौन है, 131, ठीक है ना, 130, 129, 128, 127, नीचे से कौन है फर्स्ट आने वाले, तो यमन, उसको मात्र 13.56 पॉइंट मिला है, 131वें नंबर पे था इनोवेशन में। गुयाना 17.32, 130वां, म्यांमार 17.74, 129 रैंक, नाइजर 17.82, 128 और इथोपिया 18.06, 127। ये 5 कंट्री हैं जो इनोवेशन में सबसे पीछे हैं, उतरते क्रम में बताएं। अब एक तो वो टॉप 10 बता दिया, उसके बाद अब इसके अंदर डिवीजन किया, उच्च आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन टॉप 10, मध्य आय अर्थव्यवस्था वाले देशों, मध्य उच्च आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन टॉप 10, निम्न आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन टॉप 10, ऐसे। तो अब देखें, उच्च आय अर्थव्यवस्था वाले 49 देशों को उच्च आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल किया गया। उसमें टॉप 10 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किसका स्थान है, तो दोबारा बोलने का जरूरत नहीं है, वही 10 है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूके, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसी को भाषा में बना देगा, निम्न कथनों पर विचार करें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आने वाले सभी शीर्ष 10 देश
उच्च आय अर्थव्यवस्था वाले हैं, इससे यही निकला। क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखिएगा। मध्य उच्च आय, उच्च मध्य आय अर्थव्यवस्था वाले टोटल 37 कंट्री थे, उनमें से टॉप 10 कौन? अब अंक वंक नहीं बताएंगे दोस्तों। चीन फर्स्ट, मलेशिया सेकंड, बुल्गारिया थर्ड, थाईलैंड फोर्थ, रोमानिया फिफ्थ, रूस इनोवेशन में 6ठे नंबर पे है उच्च मध्य आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में। और दोस्तों ओरिजिनली रूस 49 पर है, भारत रूस से आगे निकल गया इनोवेशन में, ठीक ना। यहां ओरिजिनल रखे हैं, पीपीटी में पढ़ लीजिएगा। मॉन्टेनीग्रो 7th, रूस 6, मॉन्टेनीग्रो 7, टर्की 8, मॉरिशस 9, सर्बिया 10। ये 10 देश हैं जो उनका क्या कहते हैं उच्च मध्य आय अर्थव्यवस्था वाले में टॉप 10। निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था वाले 29 देशों का लिस्ट है, उनमें से टॉप 10 कौन? वियतनाम पहले नंबर पे निम्न मध्य आय में, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखिए भारत कौन से नंबर पे है। यूक्रेन दूसरे पे। निम्न मध्य आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा है, जबकि उसका वास्तविक स्थान 48वां है। करंट का देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। और भारत को स्कोर मिला है 35.59। ये नहीं मालूम होगा ना तो नहीं निकलेगा यूपीएससी का ये क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी नहीं निकलेगा नहीं बोल रहे, यूपीएससी का ये प्रश्न आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि वो अंदर जाके क्वेश्चन पूछता है। फिलीपाइंस चौथा स्थान, मंगोलिया 5वां, मोल्डोवा 6ठा, ट्यूनीशिया 7वां, मोरक्को 8वां, इंडोनेशिया 9वां, केन्या 10वां, ऐसे 86वां है। अब आइए निम्न आय वाले 16 देशों को रखा गया, उनमें टॉप 10 कौन? जरा समझिएगा, उतरता क्रम में 5 आप पढ़ ही लिए हैं, ये नीचे से फर्स्ट से उसमें जा रहे हैं 10, हो तो गया 15 इसी में। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, अंक उंक नहीं बताएंगे। रवांडा उसके बाद, उससे नीचे तीसरे नंबर पे नेपाल, पड़ोसी देश को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। ताजिकिस्तान चौथे, मालावी 5वां, युगांडा 6ठा, मेडागास्कर 7वां, बुर्किना फासो 8वां, माली 9वां, मोजाम्बिक 10वां। क्या दोस्तों लगता है कि बिना ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट को देखे हुए ये जो है कोई लिखा हो? आज तक आप मिला लीजिएगा जितना लोग निकाला है, अगर ये इतना डिटेल्स गया होगा तो। इसीलिए मैं हफ्ते में एक करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा दोस्तों। अब आइए कि 2020 में उत्तर अमेरिका में 2 कौन थे ग्लोबल इनोवेशन में? कोई दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट यूएसए, सेकंड कनाडा। उत्तर अमेरिका में हमेशा रहेगा, देख लीजिए यूएसए, कनाडा। यूरोप के शीर्ष देश कौन है? अरे भाई पहला नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरा नंबर पे स्वीडन, चौथा नंबर पे यूके, यही तो 3 होंगे यूरोप में। तीसरे पे यूएसए था, निकाल दीजिए, वो उत्तर अमेरिका में चला गया। तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। अब आइए नवाचार के इस लिस्ट में साउथ ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया और ओसेनिया के शीर्ष देश। अब मैं यहां पे अपने उन पुराने बच्चों से संवाद कर रहा हूं कि जिस वक्त मैं उनको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाता हूं और जब मैं उनको ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलेशिया, मैक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया और ओसेनियन कंट्री बताता हूं, उस वक्त जो है कई बच्चे मेरे क्लास के मेरे सामने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में उनका विद्रोह फूट जाता है कि नहीं, दिल्ली वाला कहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के क्या करोगे जी, 2 ही क्वेश्चन आता है। तब समझिए ओशियाना कौन है, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ओसेनिया किसको कहते हैं? आज अभी बस ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाता हूं 20 घंटे बिना कुछ सोचे पढ़ना है आपको, नहीं तो क्या समझ रहे हैं कि खाली वही 2 क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन दिया तो ओसेनिया आपको समझ में नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के द्वीपों को मिला करके कहते हैं हम ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है नक्शे में? नाइजीरिया, सॉरी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी वाला जरा देखिएगा, पापुआ और इरियन जया। वहां से लेकर के पूरा नक्शे में दिखाते हैं दोस्तों।
इरियनजेया से आगे, चाहे वो मार्शल आइलैंड हो, टोंगा हो, टुवालू हो, उन्हीं को हम क्रमशः उत्तरी कैरोलिन हो, संस्कृति के आधार पर माइक्रोनेशिया, माइलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया में बांटते हैं। हम नक्शा बता दिए ऐसे, और सबको मिला करके कहते हैं ओसेनिया। तो उनमें शीर्ष देश कौन है? तो सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और हांगकांग। ओसेनिया में नहीं आता है तीनों, एक इतनों को मिला के 3 अर्थव्यवस्था, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, ओसेनिया, सबको मिला करके टॉप 3 कौन? तो सिंगापुर, कोरिया और हांगकांग, चीन। लैटिन अमेरिकी देश किसको कहते हैं? बस 3 को छोड़ देना है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। बाकी नीचे से लेकर के अर्जेंटीना, चिली से लेकर के ऊपर तक, ठीक ना, क्यूबा तक, सब मिला के कहते हैं लैटिन अमेरिका। क्यों कहते हैं? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाते हैं तब काहे परेशान होते हैं क्लास में कि यह तो दुइये क्वेश्चन आता है। पढ़ाएंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी तब बता देंगे। तो उसमें शीर्ष देश है चिली, मैक्सिको, कोस्टा रिका, क्योंकि लैटिन अमेरिका के साथ कह रहा है कैरेबियाई देश भी, ये सबको जोड़ करके ये तीनों। अब आइए मध्य एवं दक्षिण एशियाई देशों में, मध्य एवं दक्षिण एशियाई देशों में भारत नंबर 1, ईरान 2 और कजाकिस्तान 3। अब आइए उप सहारा अफ्रीका में, सहारा के करीब उप सहारा, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया। सहारा रेगिस्तान में इधर वाला भी उप सहारा कहलाएगा, इधर वाला भी कहलाएगा। तो उसमें है मॉरिशस 1, केन्या 2, तंजानिया 3। अब पढ़ें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। ये तो था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का रिपोर्ट। भारत का प्रदर्शन 2020 में भारत 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर रहा। मध्य एवं दक्षिण एशियाई देशों में भारत का स्थान प्रथम रहा, इसीलिए पहले सब लिखा दिए हैं, अब खाली यहां समराइज करना है। विश्व के निम्न मध्यम आय वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा रहा, सब लिस्ट दिखा चुके हैं। भारत आईसीटी सेवाओं के निर्यात, ऑनलाइन सेवा, सरकार जो ऑनलाइन सेवा दे रहा है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक, R&D में जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है हमेशा। अब आइए भारत के और नीचे और क्या क्या प्रदर्शन में क्या स्थान रहा, अंदर जाके अगर देखें ओवरऑल 48 रहा। तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में हम 27वां हैं, मार्केट सोफिस्टिकेशन में 31वां है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में अपने को आगे आना है 55 है, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च में हम पीछे आगे आना है 60वां। मेरा इंस्टीट्यूशंस सुधर रहा है बट पहले थोड़ा दिक्कत में थे, वो 61वां है। क्रिएटिव आउटपुट में 64वां है, गाइड पढ़ना छोड़ देना है, ध्यान रखना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमें अभी बहुत काम करना है, हम 75वां है। अगर ये सुधर जाए तो हम बोले ना आपको अचानक जंप लेके 20 पे जा सकते हैं। अब भारत का 2015 से 20 तक क्या रैंकिंग रहा है, तो जब 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकला था तो भारत 81वें रैंक पे था, 16 में सुधार हुआ 66, 17 में सुधार हुआ 60, 18 में सुधार हुआ 57 रैंक, 19 में सुधार हुआ 52 रैंक और 20 में सुधार हुआ 48 रैंक। तो भारत 15 से लेकर के 20 तक क्रमशः ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आगे की ओर जा रहा है, भारत पिछड़ नहीं रहा है। अब आते हैं अभ्यास के लिए प्रश्न। इतना पढ़ना है एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों कि आप इसको शेयर करिएगा। आपके लिए तोमर सर जो यूपीएससी ट्रैकर है उसके लिए लेकर के आए हैं क्लास। करंट देखते तो हैं कि अहमदाबाद में बैठा हुआ टीचर क्या दिल्ली वाले से कम पढ़ाता है, एक बार ये भी देखा जाए। अभ्यास के लिए प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह वैश्विक नवाचार सूचकांक का 13वां संस्करण है, बिल्कुल सही।
इस सूचकांक में भारत 4 पायदान नीचे गिरकर 48वां स्थान प्राप्त किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी सत्य है? तो सत्य केवल पहला है, दूसरा नहीं। 4 पायदान नीचे नहीं गिरा है, 4 पायदान ऊपर गया है, बस इतने में यह कथन असत्य हो गया दोस्तों। 4 पायदान नीचे गिरकर 48 का मतलब क्या हुआ कि हम चेक कर लिए कि 19 वाला मालूम था कि नहीं, कि 44 नहीं था, भारत 52 पे था। इसलिए आंसर होगा ए, स्टेटमेंट केवल एक। वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन पहचाने। यह विश्व के किसी देश की नवाचार क्षमता एवं सफलता के लिए दिया जाने वाला वार्षिक रैंकिंग है। असत्य कथन पहचाने, यही तो सत्य कथन है, तो सबसे पहले दिखाए थे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 का थीम है वित्त नवाचार कौन करेगा, यही तो था। इसका प्रकाशन केवल विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है। तो फिर कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस क्या करता है? स्टेटमेंट गलत हो गया केवल लगने के कारण। और इसमें विश्व के 131 अर्थव्यवस्था वाले देशों को शामिल किया गया है। तीसरा, निम्न देशों पर ध्यान दें। 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 स्वीडन, 3 स्विट्जरलैंड, चौथा यूनाइटेड किंगडम। उपरोक्त देशों को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में जारी सूचकांक के रैंकिंग के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, यानी कौन नंबर 1, फिर 2, 3, 4। तो स्विट्जरलैंड नंबर 1, इसलिए 3 पहले, फिर स्वीडन नंबर 2, इसलिए 2, फिर यूएसए नंबर 3, अब फिर यूके नंबर 4, 3, 2, 1, 4। यूज करा दिए ना क्वेश्चन, देख रहे हैं। इसी प्रश्न को हम भाषा में अभी बना करके आपको दिखाए थे अलग तरीके से। अब आइए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के बेंगलुरु नगर को विश्व स्तर पर शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में शामिल किया गया है। तो ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर शहर में सर्वाधिक संख्या में चीन के शहर को शामिल किया गया। बिल्कुल नहीं, यूएसए के शहर थे 25, चीन के 17 छोटा होता है 25 से, गणित में पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए केवल एक सही होगा। तो दोस्तों, अच्छा एक और है, पढ़ लेते हैं। 5वां, विश्व वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में विभिन्न देशों के प्रदर्शन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें शीर्ष 10 में शामिल सभी देश उच्च आय अर्थव्यवस्था वाले हैं। बोले इन थे आपको, ये भी कह सकता है। मध्य आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में रूस का स्थान 6ठा है। बिल्कुल नहीं, मध्य उच्च आय वाले देशों में इसमें भारत को 35.59 स्कोर दिया गया है। आंसर है 1 और 3। दोस्तों, इस प्रकार से जो है एक करंट टॉपिक आपको हमने खत्म किया। बस इतना ही आपसे गुजारिश है कि तोमर सर को जो है आप सभी लोग और बेहतर कर सकें, इसके लिए सुझाव भी दीजिए। ज्ञान का सुझाव तो हमेशा जीवन में किसी से लिया जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। हाँ, डिलीवर करना हमको आपसे अच्छा आता है, चूंकि आप अभी नए हैं। लेकिन और भी कुछ लगे तो बताइए। आपके लिए एक बेहतरीन जो है हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए, इतना खुलकर मुखर होकर के कोई नहीं बोल रहा है हिंदी माध्यम के लिए। लोग ना कहते हैं नंबर 1 हिंदी माध्यम में है, अंग्रेजी में भी खोल के बैठा है। अरे भाई, किसी एक पे ध्यान दीजिए। तो हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए बिल्कुल ही एक अच्छा प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, और 4 विषय के लिए हमको किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा एक पीपीटी। मैं आपको सीरीज पर मैंने गुजराती में पढ़ाया है, उसको खाली हिंदी करके एक दिन भूगोल भी लेकर आ जाते हैं कि देखिए तो सीरीज पर कितना हम दिए हैं मैटर। तो दोस्तों, अलग अलग करंट टॉपिक पर आपके सामने आएंगे, किसी दिन इतिहास पे भी आएंगे। आप मेरे जाकर के टेलीग्राम चैनल पर देखिए, कल ही इतिहास का एक प्रश्न दिए थे मेंस का, कि यदि लोहे का मिलना बौद्ध धर्म के उदय का कारण है, तो यह कहना कहां तक उचित होगा कि लोहे का नहीं मिलना हड़प्पा के पतन का कारण। कमजोर नहीं है दोस्तों किसी से, बस इतना ही है कि अपने आप में संतुष्टि पा करके गुजरात में खुश थे।
13 साल दिल्ली पढ़ाने के बाद संतुष्ट थे, लेकिन और प्लस इनोवेशन नहीं कर पा रहे थे। अब ग्लोबल इनोवेशन में अपना देश आगे गया तो हम भी उसमें आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। लेकिन 13 तारीख को आप सभी लोग जरूर जो है चैनल को विजिट करिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टेस्ट 10 तारीख को लिया जा चुका है। उसके 100 प्रश्नों की व्याख्या मैं ही करने आऊंगा 13 तारीख को। तो आप सबको इसलिए कह रहे हैं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर 15 को 12 तारीख वाले पेपर का व्याख्या, 17 को 14 तारीख वाले पेपर का व्याख्या, पूरा शेड्यूल है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और बस मेरे दोनों एकेडमी को बराबर प्रेम दीजिएगा। दोनों ही एकेडमी, ये मेरे विद्यार्थी का है यानी मेरा ही है, और विश्वास एजुकेशन हमने तैयार किया है, तो दोनों को बराबर प्रेम दीजिएगा। 2 नंबर सिर्फ और सिर्फ, वरना 1 ही नंबर जाता। इसके लिए है कि गुजरात के बच्चे अगर गुजराती में कुछ पूछ परछ करना चाहते हैं, उनके गार्जियन वगैरह भी, तो यहाँ आसानी होगी। और हिंदी माध्यम के बच्चों को यहाँ अगर गुजराती में जवाब मिलने लगे तो उन्हें थोड़ी सी निराशा होगी, इसलिए हमने ये रखा है। तो मेरे दोनों ही एकेडमी को बराबर प्रेम दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।